तो हेलो और राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि करंट अफेयर्स का वीडियो 2 पार्ट में जाएगा, ये उसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का एक पार्ट पहले बना चुका हूँ। आप चाहें तो इससे पहले प्लेलिस्ट में जा करके वो देख सकते हैं और उन न्यूज़ को भी समझ सकते हैं यदि आप अब तक वो वीडियो नहीं देखा होगा तो। और आज छत्तीसगढ़ के समाचार कवर करेंगे मई माह के आखिरी हफ्ते यानी 25 मई से लेकर 31 मई तक जो कुछ भी घटित हुआ वो जानने का प्रयास करेंगे। इस न्यूज़ में या इस न्यूज़ क्रम में पहला जो समाचार है वो बस्तर विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण अब कांग्रेसी नेता, दिवंगत कांग्रेसी नेता के नाम पर करने का फैसला किया गया है। नेताजी का नाम है महेंद्र कर्मा। महेंद्र कर्मा दिवंगत कांग्रेसी नेता है, बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाते थे। और अगर आप याद कर पा रहे हो अपने दिमाग पर जोर डालते हुए, झीरम घाटी हादसा जो साल 2013 में घटित हुआ था, उस हादसे में शहीद होने वाले या मृत होने वाले व्यक्ति में से एक नेता के रूप में इन्हें जाना गया। इनके नाम पर अब बस्तर में, चूंकि इनकी पहुंच साख बहुत ज्यादा थी, इनके नाम पर अब एक विश्वविद्यालय होगा बस्तर विश्वविद्यालय के नाम से। ध्यान रखें, इसी तरह से रायगढ़ में भी एक यूनिवर्सिटी बनाए जाने का प्रपोजल या घोषणा हुई थी और वो स्वर्गीय नंद कुमार पटेल के नाम पर बनाए जाने की घोषणा हुई थी। नंद कुमार पटेल जब झीरम घाटी हादसा हुआ तो कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके निधन के बाद से उनके सुपुत्र कमान संभाल रहे हैं और खरसिया विधानसभा से चुनाव जीते भी हुए हैं, यदि आप छत्तीसगढ़ की और खबरें जानते हैं तो। अब हमारे पास 2 न्यूज़ है यहाँ पर विश्वविद्यालय से रिलेटेड। एक बस्तर विश्वविद्यालय जो महेंद्र कर्मा के नाम पर जाना जाएगा, और दूसरा रायगढ़ विश्वविद्यालय जो नंद कुमार पटेल रायगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार से झीरम घाटी हादसे में मृत हुए 2 महत्वपूर्ण लोग के याद पर 2 यूनिवर्सिटी का नाम आप छत्तीसगढ़ में देख पाएंगे। बात करेंगे तीसरी न्यूज़ भूपेश बघेल सरकार की घोषणा से जुड़ी हुई है। और ये न्यूज़ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये वनोपज से जुड़ी हुई है। वनोपज लाख को अब कृषि का दर्जा दिए जाने की वकालत की जा रही है। और अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले वर्ष में हम लाख को कृषि का दर्जा या लाख की उपज लेने को कृषि का दर्जा मिलते हुए देख पाएंगे। छत्तीसगढ़ में लाख की उपज धमतरी जिले में काफी अधिक ली जाती है। कुछ पेड़ हैं जैसे कुसुम का पेड़, पलास का पेड़ या बेर आदि, इसमें लाख का उत्पादन जो है वो किया जाता है। और ध्यान यहाँ ये रखने की जरूरत है, लाख वो महत्वपूर्ण उत्पाद है जो कि आभूषण आदि बनाने में तो काम आता ही है, साथ ही सरकारी सिल या मुहर जिसे कहते हैं उसे बनाने या उसका प्रयोग करने के रूप में भी काम में लिया जाता है। तो लाख को कृषि का दर्जा मिल जाने से फायदा क्या होगा, ये भी एक प्रश्न है जो आपके दिमाग में आ सकता है। इसका उत्तर यह है कि यदि लाख को कृषि का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो जैसे कृषि कार्य के लिए ऋण आदि दिए जाते हैं, सस्ते लोन आदि उपलब्ध कराए जाते हैं, या ऐसा कहें कि बैंक कम ब्याज दर पर उन्हें ऋण उपलब्ध कराती है, ये सुविधा लाख के उत्पादन करने वाले श्रमिकों को, कृषकों को भी मिल सकेगी। बन जाएगा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले न्यूज पर। छत्तीसगढ़ से अगेन वनोपज से जुड़ा हुआ है। वनोपज इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है छत्तीसगढ़ के लिए क्योंकि हम एक ऐसा प्रदेश है जहां वन संपदा परिपूर्ण है। हम यदि वन संपदा के मामले में देखें तीसरे स्थान पर आते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद। और इसलिए छत्तीसगढ़ में अभी जब आर्थिक मंदी का दौर उभर करके आ रहा है, वन संपदा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लक्ष्य रखा गया है वन संपदा यानी लघु वन उपज संग्रहण का, यानी 2500 करोड़ रुपए इतने अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है। लघु वन उपज में क्या आते हैं, जैसे कि मैंने अभी लाख की बात की, इसके अलावा और भी वनोपज हैं जैसे शहद हो गया, चिरौंजी हो गया, या फिर आप हर्रा बेहड़ा जैसे जो उत्पाद हैं वो इसकी सूची में शामिल होते हैं। बात करेंगे बूढ़ा तालाब। ये न्यूज अभी चर्चा में रही लगातार क्योंकि बूढ़ा तालाबों का सौंदर्यीकरण ये योजना रायपुर में चलाई जा रही है। और इस क्रम में रायपुर के 3 तालाब जो हैं उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसमें बूढ़ा तालाब, जिन्हें आप विवेकानंद सरोवर के नाम से भी जानते हैं, कारण आपको पता है क्योंकि उसके तालाब के मध्य में विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापित है। यदि तालाब का एरिया देखें, लगभग 72 एकड़ में फैला हुआ है ये तालाब, बहुत बड़ा सा है। और उसके अलावा बंधवा तालाब और कंकाली तालाब, इनका भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। आप सोचेंगे कि इन तालाबों के नाम क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी तालाबों के नाम से पर्यटन स्थल या फिर छत्तीसगढ़ में ये प्रसिद्ध तालाब कहाँ है, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो कंकाली तालाब पहले भी आया हुआ प्रश्न है, इस पर नजर रखेंगे। और मुझे जब एक तालाब का नाम और पता चला, बंधवा तालाब, तो मैं इस सूची में उसको भी जोड़ रहा हूँ। साथ ही बूढ़ा तालाब में 2 लक्ष्मण झूला बनाने की
योजना भी रखी गई है। 18 करोड़ रुपए की लागत से ये सौंदर्यीकरण होगा। इस पर कमेंट करना अभी वाजिब तो नहीं लगता, पर मितव्ययिता अपनाने का सरकार का फैसला है। शायद ये प्रोजेक्ट अभी पूरा ना हो सके, पर सोचा तो गया है इस बारे में। बात करेंगे अगली न्यूज पर, और अगली न्यूज में हम एक लिंक प्रोजेक्ट की बात करेंगे। ये लिंक प्रोजेक्ट उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच नदी जल विवाद को बढ़ावा देता हुआ एक और प्रोजेक्ट था। और 1970 में जब इस प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हुआ था तब सारी चीजें सामान्य थी, लेकिन अब चीजें बिगड़ चुकी हैं और इसलिए उड़ीसा सरकार इस प्रोजेक्ट पर अड़ंगा डाल रही है। अड़ंगा डालने के कारण अब हम इस प्रोजेक्ट का अलग स्वरूप देखने वाले हैं। गंगरेल तांदुला लिंक नहर प्रोजेक्ट। सोचा यह गया था कि महानदी का पानी तांदुला नहर तक सीधे पहुंचाया जाएगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट में अड़ंगा आने के कारण अब यह सोचा गया है कि इस प्रोजेक्ट का नया जो स्वरूप होगा वो होगा पैरी बारूगा बांध है, वहां से रुद्री बैराज के लिए एक लिंक परियोजना बनाई जाएगी। यानी पैरी नदी पर बने हुए बांध से लेकर रुद्री बैराज जो बांध है हमारा, वहां तक की एक लिंक परियोजना बनाई जाएगी। और फिर रुद्री बैराज से 66 किलोमीटर लंबी जो नहर, सॉरी माफी चाहूंगा, पैरी से रुद्री तक के लिए 66 किलोमीटर लंबी नहर होगी और फिर रुद्री बैराज से उसका पानी महानदी तक पहुंचाया जाएगा। इससे महानदी के पानी की उपलब्धता जो बढ़ेगी, उस बढ़े हुए पानी को फिर हम तांदुला नहर तक जोड़ सकेंगे। जिला बालोद की अगर मैं बात करूं, जिला बालोद वैसे थोड़ा सूखाग्रस्त हो जाता है छत्तीसगढ़ में। कुछ एक परियोजनाएं वहां जरूर मौजूद है, जैसे खरखरा बांध है, खुद एक तांदुला बांध है और एक गोंदली परियोजना वहां मौजूद है। इन 3 परियोजनाओं के अलावा कोई बड़ी परियोजना वहां दिखाई नहीं देती, इसलिए ये परियोजना बन जाना बहुत महत्वपूर्ण था। आप समझ सकते हैं 1970 से ये परियोजना पर काम चल ही रहा है और अब इसके स्वरूप को बदल करके आने के कारण ये दोबारा चर्चा में है। इस न्यूज पर खास ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि इससे आपको कोई ना कोई प्रश्न जरूर बना करके पूछे। बात करेंगे एक और बहुत महत्वपूर्ण न्यूज की, अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी। अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी क्या है? तो ये एक तरह से वो योजना है जैसे आप दिल्ली सरकार को मोहल्ला क्लिनिक योजना के साथ देख पा रहे थे। दिल्ली सरकार की क्या योजना थी? दिल्ली के जो स्लम एरियाज थे या ऐसे एरिया जहां तक की स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक से नहीं पहुंची थी, वहां मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना करके लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं कम से कम मूल्य पर और आसानी से उपलब्ध कराएं। इसी तरह की योजना छत्तीसगढ़ सरकार भी बनाने वाली है और इस योजना को अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी योजना के तहत तैयार किया जाएगा। ध्यान रखें, ये योजना जो है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के भीतर भी कवर हो रही है, जिसका अनाउंसमेंट 2 अक्टूबर को किया गया था गत वर्ष, यानी पिछले साल 2 अक्टूबर को इसका अनाउंसमेंट किया गया था। अगर आप करंट अफेयर से जुड़े रहे हैं तो ये फैक्ट जानिए, और नहीं तो अब याद रखिए। बात करेंगे आगे की न्यूज पर। दिल्ली जैसा स्वास्थ्य मॉडल, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था, 14 निगम जो है, नगर निगम जो है, वहां इसे लागू किया जा रहा है। तो 14 नगर निगम आपको ये भी याद करने पड़ जाते हैं कभी कभी। आप अपने शहर से शुरू करके याद रख सकते हैं, जैसे रायगढ़ है, रायपुर तो होगा ही, राजनांदगांव है, बिलासपुर होगा, बट ऑफकोर्स बिरगांव है, भिलाई में 2 पड़ते हैं, भिलाई चरौदा और भिलाई रिसाली, दुर्ग है, इसके अलावा कोरबा, धमतरी, जगदलपुर, चिरमिरी और अंबिकापुर। इन सभी जगह पर इस योजना को प्रारंभ किया जा रहा है। जब कोई योजना प्रारंभ की जाती है तो उसकी कोई नोडल एजेंसी या क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी को भी स्थायित्व दिया जाता है या स्थापित किया जाता है। यहाँ वो एजेंसी होगी सूडा, यानी हमारे राज्य शहरी विकास एजेंसी, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी के जो नाम से जाने जाने वाली संस्था है सूडा, वो इसकी नोडल होगी। लेकिन इसकी मॉनिटरिंग का काम, यानी ये सही कार्य कर रही है या नहीं, वो किसी थर्ड पार्टी को सौंपा जाने का भी सोचा गया है। थर्ड पार्टी कौन होगी ये भी डिसाइड नहीं किया गया है। ये एक योजना है जो जल्द से जल्द प्रारंभ होने वाली है। अगली न्यूज पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी यानी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के चेयरपर्सन बदल चुके हैं और अब ये पद संभालेंगे टामन सिंह सोनवानी। पिस्दा जी हुआ करते थे इससे पहले अध्यक्ष, और अब टामन सिंह सोनवानी जी इसके अध्यक्ष होंगे। ध्यान रखें, जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे रहे होंगे तो अब चेयरपर्सन के रूप में आपको सोनवानी जी दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं, इनका संबंध धमतरी से, वैसे एक छोटा सा फैक्ट आपको बताता चलो। बात करेंगे जगदलपुर विश्वविद्यालय की। जगदलपुर विश्वविद्यालय जो कि वीर गुंडाधुर के नाम पर जाना जाता है, बिल्कुल, तो उनके नाम पर एक परियोजना, एक विश्वविद्यालय जो है उससे लघु धान्य फसल अनुसंधान के लिए, लघु धान्य फसल अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय स्तर का सम्मान दिया गया है। उपलब्धि की बात है, गौरव की बात है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, और ये लगातार दूसरी बार प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य के इसी विश्वविद्यालय को। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। जगदलपुर विश्वविद्यालय इस नाम से भी पूछ सकता है या गुंडाधुर जी के नाम से भी
पूछ सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगली न्यूज पर चलते हैं। ये न्यूज क्वाइट इंटरेस्टिंग, आप देख सकते हैं। देवरबाड़ी मंदिर, पहले ये भी एक हो सकता है देउरबाड़ी या देवरबाड़ी मंदिर कहाँ है, तो आप उसे जिला देख सकते हैं, सूरजपुर में है। ग्राम पूछे तो बकैना है। क्यों चर्चा में रहा? चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि यहाँ खुदाई के दौरान 11वीं शताब्दी की ईंट निकल के आई है। एक व्यक्ति है वहां के निवासी जो अपने यहाँ का कुआं जो कि सूख चुका था उससे ईंटें निकाल रहे थे, और ईंट निकालने के दौरान 13:7:4 के अलग तरह के अनुपात की बड़े आकार की ईंटें मिलनी शुरू हुई, और इस बात की सूचना छत्तीसगढ़ में पुरातत्व के लिए काम करने वाली संस्था को भेज दी गई है। अब सही उम्र का अंदाजा या सही युग का अंदाजा लगाना बाकी है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 11वीं शताब्दी की हो सकती है। बात करेंगे अगली न्यूज की। ये न्यूज काफी इंटरेस्टिंग इसलिए रहेगी कि भोरमदेव शक्कर सहकारी शक्कर कारखाना जो है, इसका संचालक मंडल या दल टर्मिनेट कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सस्पेंड कर दिया गया है उन्हें। क्यों? भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगे थे उन पर, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित अन्य जो सदस्य थे वो भी सस्पेंड हुए हैं। ध्यान रखें, ये बहुत बड़ी घटना हुई है। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सहकारी शक्कर कारखाना और पहला सहकारी शक्कर कारखाना भी रहा। अभी इसका संचालक मंडल पूरी तरह से सस्पेंड है। ध्यान रखें, इसका जो कारण है वो है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी एक्ट 1960 के तहत कार्यवाही की गई, और उन जो पद में मौजूद लोगों थे उन्हें सस्पेंड किया गया है। धारा 58 का ख अगर बहुत डिटेल में गया तो इस तरह के प्रश्न भी पूछ सकता है। कई बार सहकारिता जिसमें इन्वॉल्व होता है सिलेबस में, उसमें इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। वैसे आपको बता दूं कि भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रामेपुर कवर्धा में स्थित है और छत्तीसगढ़ का पहला शक्कर कारखाना। इसके बाद बात करेंगे ठगड़ा बांध, ये दुर्ग में स्थित है। हालांकि इसका जिक्र ज्यादा तो नहीं होता है, आप किताबें आपके पास जो मौजूद होंगी उसमें आपने इतना नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में, लेकिन ये जो बांध है वो बांध अब जाना जा रहा है प्रवासी पक्षी के आगमन के लिए। एक प्रवासी पक्षी है, प्रवासी पक्षी एशियन ओपन बिल स्ट्रोक, ये यहाँ डेरा डाले हुए हैं और बड़ा मनोहर दृश्य है, पर लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोग वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं देखने, शायद इसलिए भी पक्षी आकर के रुके हो। खैर, कारण जो भी हो, ये बांध चर्चा में आ गया है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ पे होने वाले टिड्डी हमले की। तो आप सुन ही रहे होंगे कि टिड्डियों का दल भारत की तरफ बढ़ चला है। ये टिड्डियों का दल अफ्रीका से उड़ा और एशिया में अफगानिस्तान पाकिस्तान को पार करते हुए भारतीय सीमाओं पर प्रवेश कर गया। इससे परेशान रहा राजस्थान, इससे परेशान रहा पंजाब, उत्तर प्रदेश, और धीरे धीरे अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में तो ये पहुंचे ही थे और उस रास्ते छत्तीसगढ़ में भी पहुंचे। मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करने वाले कोरिया जिले में इसका आतंक भी दिखाई दे रहा है। टिड्डियों को किसानों का शत्रु कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि टिड्डी जहां भी पहुंचते हैं वहां की फसल, वहां के हरित भाग को या ग्रीनरी को पूरी तरह समाप्त कर जाते हैं, चट कर जाते हैं। इस पर पाकिस्तान को ब्लेम दिया जा रहा है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल के जो हैं आप संवाददाता उन्हें देख सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए काफ़ी साल बाद, इनफैक्ट 64 साल बाद इस तरह की कोई घटना जो है वो छत्तीसगढ़ अंचल पे हो रही है। पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र में छिड़काव आदि नहीं किए थे, इस कारण ये टिड्डी दल यहाँ तक पहुँच पाया है, ये एक कारण है। और ये साल 2020 अलग अलग तरह की घटनाओं के साथ बीत रहा है। खैर, आप सुरक्षित रहें, देश सुरक्षित रहे, हमारा राज्य सुरक्षित रहे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो समाप्त करेंगे हम। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके अपने मत बताइए, वीडियो शेयर जरूर करें। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा आपसे, यदि आप चाहते हैं कि न्यूज़ का वीडियो हम कंटिन्यू करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप न्यूज़ का वीडियो कंटिन्यू करना चाहते हैं। और जून माह में डे बाय डे तो नहीं, हर 2 दिन पे एक बार हम राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ के समाचार देखते चलें। अगर आप ये चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिल करके। हम इसी तरह मिलते रहेंगे लगातार। हमारे चैनल यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं हर विषय पर आपको कोई ना कोई वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ। मिलते हैं, गुड नाइट, ध्यान रखिएगा अपना।